हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आइए, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान लिखिए। पहचान नोट कीजिए, पहचान नोट कीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, पहचान नोट कीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अथवा या ई ए, या ई ए आदि शब्द हो, आदि शब्द हो, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बच्चों वो टेंस होता है जिसमें कोई कार्य पहले समाप्त हो गया होता है। ठीक है, जो कार्य भूतकाल में समाप्त होता है, यानी जो पहले समाप्त हो गया होता है, ठीक है, वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है। ठीक, हमेशा ट्रांसलेट करते समय आप सबसे पहले टेंस की रिकॉग्निशन अनिवार्य है। सबसे पहले आप टेंस पहचानिए किस टेंस का है। ठीक है, और उसके रूल्स क्या है, रूल्स को फॉलो कीजिए। आइए देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले नोट कीजिए, डिड होती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। ठीक, आइए अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो जिस प्रकार से आप पहले जो भी टेंस पढ़ते थे, सबसे पहले उसका हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और हाँ, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, बट ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका यूज करना है, अफर्मेटिव में यूज नहीं करना है। समझ गए? ठीक है, डिड का यूज किस में करना है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की पास्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके अकॉर्डिंग तुम अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे वे स्कूल जाते थे। ठीक है, वे स्कूल गए। ठीक है, ये दो वाक्य हैं बच्चों, इसको ध्यान देना। मैंने जो पहचान लिखाई है उसमें ता था, ती थी, ते थे, अथवा, या ई ए, ये भी नोट कराया है। ठीक है, तो इन दोनों का ट्रांसलेट क्या होगा? दे वेंट टू स्कूल। ठीक है, हिंदी में दो सेंटेंस हैं लेकिन अंग्रेजी में एक सेंटेंस है। हिंदी में कितने सेंटेंस हैं? दो हैं। अंग्रेजी में कितना है? एक है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांसलेट जो हैं, इनका हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट ये होगा। वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते थे और वे स्कूल गए को इंग्लिश में हम केवल दे वेंट टू स्कूल क्या लिखेंगे? दे वेंट टू स्कूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ गए? ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा होता है। अब जैसे एक सेंटेंस नोट कीजिए, नोट कीजिए, उसने आम खाया। ठीक है, उसने आम खाया तो क्या हो जाएगा? सी, यही। ठीक है, एट मैंगो। ठीक है, सी एट मैंगो, यही एट मैंगो।
ठीक है, उसने आम खाया। तो ये आपका जो है, आप देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नोट करना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म नोट करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर कर देना। ओके, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आप हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी अगर है तो अदर वर्ड लिख देने हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने शाम को कार्य किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी कार्य किया की अंग्रेजी क्या होती है? वर्कड। चाहे ही लिखो चाहे सी लिखो, ही वर्कड। ठीक है, उसने कार्य किया, उसने शाम को कार्य किया, तो ही वर्कड एट इवनिंग, या इन द इवनिंग लिखिए, एट नहीं होगा सी, ठीक है, इन द इवनिंग होगा। क्या होगा? इन द इवनिंग, उसने शाम को कार्य किया। समझे? तो ये जो है, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो जो पास्ट इंडेफिनिट का है, उसको आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये नेगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग अगर लेना चाहे तो। सेकेंड नंबर पे क्या होगा तुम्हारा? निगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या बताई है मैंने? डिड प्लस नॉट लिखना है। ही सी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, यस, ऑब्जेक्ट से पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इनको ट्रांसलेट, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, वे स्कूल नहीं जाते थे। हाँ, हिंदी में वो अफर्मेटिव में क्या लिखा था? वे स्कूल जाते थे। और नेगेटिव में क्या लिखा? वे स्कूल नहीं जाते थे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। ठीक है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? क्या होगी? बोलो। डिड। यस, दे डिड और नॉट, दे डिड इट, डिड नॉट। ठीक है, अब यहाँ वर्ब की आपको बेस फॉर्म लगानी है। ठीक है, अफर्मेटिव में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, निगेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाने को। ठीक है, तो सी दे डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने आम नहीं खाया। मैंने अफर्मेटिव क्या बोला था? उसने आम खाया। क्या बोला था? उसने आम खाया। निगेटिव क्या बोला? उसने आम नहीं खाया। ठीक है, तो सी डिड नॉट ईट मैंगो। इस तरीके से आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। सी डिड नॉट ईट मैंगो। तो ये नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से होता है। ठीक, अफर्मेटिव क्लियर हो गया, निगेटिव क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव बच्चों मैंने बताया था आपको इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था? इंट्रोगेटिव कितने प्रकार होते हैं? इंट्रोगेटिव कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट, सेकेंड। एक वो होता है जो ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है? जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, ठीक है, सुनिए,
यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे क्या लिखते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो इसके ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सबसे पहले क्या लिखोगे? डिड। ठीक है, जैसे क्या वह मंदिर गई। ठीक है, क्या वो मंदिर गई? तो डिड सी गो टू टेम्पल, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिख दो। और जैसे वहाँ ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिड सी, पढ़ती थी होगा, क्यों? हाँ, डिड सी रीड बुक। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों क्या होता है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, डिड है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंट्रोगेटिव जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अब एक बचा आपका, कौन सा बचा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा बचा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बचा। आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा यानी, और जैसे क्या वह ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिड शी नॉट गो टू टेम्पल। अब इसमें जो है आपने देखा, ठीक है, कि जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर गया। तो देखिए सेकेंड टाइप जो होता है इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप यानी वे वाले जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, उसके बाद में डिड लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे उसने पुस्तक क्यों खरीदी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिए, वाई डिड सी बाई आ बुक। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लिए होंगे। इन्हीं के आधार पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।